नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों से भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार ने अपनी एक फिल्म में जब इन पंक्तियों को दोहराया, गाया, तब पूरे देश के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और इसी तरह की बातें जब विज्ञान से हमें प्राप्त होती है, जब हमें ऐसा महसूस होता है कि ग्रहों, नक्षत्रों और आंकड़ों के साथ उनकी गणना करने वाले युवा वैज्ञानिक भी भारत में उपस्थित और मौजूद हैं, जब हम ये जानते हैं तो हमें बहुत ही गर्व होता है अपने देश के उन युवाओं पर। आज इसी तरह की बात को लेकर हमारे बीच एक युवा वैज्ञानिक जो उम्र में केवल 24 वर्ष के हैं, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी पर इंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी की उपाधि के लिए 6.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त की है, जो हमारे अपने शहर के हैं, इंदौर शहर के हैं, लेकिन आज पूरे विश्व के 10 लोगों में जब उनका चयन हुआ तो केवल एकमात्र वो गैर अमेरिकी हैं। इसलिए हमने उनको अपने स्टूडियो बुलाया। हमारे मेहमान कार्यक्रम में ओम जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ओम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये शोध की प्रेरणा मिली कहाँ से और कैसे? जी, सादर धन्यवाद सर, इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की प्रेरणा जब मैं 6th क्लास में था तब मुझे मिली थी। तो मेरी मम्मी जो है डॉक्टर शिखा त्रिवेदी, वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो वो वाले टाइम पे एक बार उनके कॉलेज में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शो की गई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। तो मैंने उनके जीवन का स्ट्रगल देखा। मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने एक क्लर्क होते हुए भी इतनी मुश्किलें और एक बहुत ही टेस्टिंग समय में उनने ऐसे कार्य करे जैसे आज भी हम लोग 100 साल बाद उसके ऊपर फिल्में बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि यही एकमात्र ऐसा तरीका है, यही एकमात्र ऐसा जीवन जीने की शैली है जिससे हम अपने नाम को अमृतत्व की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में भी हम लोग पाइथागोरस का नाम याद करते हैं, हम आइजैक न्यूटन का नाम याद करते हैं, आपने श्री आर्यभट्ट जी का जिक्र किया। तो हम लोग अगर कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा थॉट होता है जो कि पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाता है, तो वो हमें विज्ञान और गणित से ही मिलता है। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपने नाम को भी अमृत की तरफ ले जाना है तो वो भी थॉट्स के थ्रू ही हो सकता है, थियरीज के थ्रू ही हो सकता है। बिल्कुल। और इसलिए फिर मैंने तब से अपना एक ध्येय बनाया कि मुझे विज्ञान में कुछ करना है। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ हमारे दर्शकों को आप बताइए कि शोध कार्य करने की ये जो प्रेरणा आपको प्राप्त हुई है, तो ऐसे कौन कौन से शोधार्थी हैं या दुनिया के ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं? जी सर, बहुत ही सर, आपने दिल के करीब का एक सवाल पूछा। अगर मैं ये बात बोलूँ तो मैंने जैसे आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का नाम बोला, तो एक तो वो हुए, ऑफ कोर्स आइजैक न्यूटन जी भी एक रहे हैं, परंतु हमारे भारत के ही बहुत सारे ऐसे महान वैज्ञानिक हैं, महान भौतिक शास्त्री हैं जिसका नाम हमारी जनरल पब्लिक नहीं जान पाती बहुत सारे कारणोंवश। तो जैसे अमल कुमार राय चौधरी हैं, उन्होंने ग्रेविटेशनल फिजिक्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े कार्य करे हैं। जयंत नार्लिकर जी हैं, उनके पिताजी विष्णु नार्लिकर थे, वो भी कॉस्मोलॉजिस्ट थे। जयंत नार्लिकर भी कॉस्मोलॉजिस्ट हैं और उनकी 3 पीढ़ियाँ करीब 100 साल जो है नार्लिकर फैमिली ब्रह्मांड विज्ञान को समर्पित कर चुकी है। और मेरे खुद के मतलब जो अंडर ग्रेजुएट के जो एडवाइज़र थे श्री पंकज जोशी जी, वो खुद भी एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। उनके नाम पे एक स्पेस टाइम है, मतलब कि उनके नाम पे एक ब्लैक होल है जी। तो इससे बड़ी उपाधि क्या ही हो सकती है। और बाकी अगर
भारत के बाहर के वैज्ञानिकों की बात करूँ तो मैं रिचर्ड फाइनमैन की बात बोल सकता हूँ, परंतु मेरे खुद के अभी जो सीनियर कोलैबोरेटर्स हैं, मेरे जो एडवाइज़र्स हैं, जैसे श्री रॉबर्ट शिरर जी जो कि यूएसए के हैं, वैंडरबिल्ट के हैं, इब्राहिम लोएब जी जो कि हार्वर्ड के हैं, वो भी मेरे एडवाइज़र हैं, वो भी यूएसए के हैं, मैक्सिम क्लोपोव जी जिनके साथ मैंने एक किताब लिखी है, वो मूलतः रूप से रशिया के हैं, परंतु वो रहते पेरिस में, फ्रांस में। तो ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, जिनके साथ मुझे कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ, तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरणा दी। जी, ये हार्वर्ड के गैलीलियो प्रोजेक्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? जी सर, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने कोई मिलिया पिक्चर तो देखी होगी जी। और हम सभी लोगों ने वो वाली पिक्चर देखते हुए जो राकेश रोशन जी था, उनका जो किरदार था एक साइंटिस्ट का जो कि एलियंस के बारे में खोज करने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ है जिनमें मतलब इंटेलिजेंस है जो हम लोग बोलते हैं। तो वो तो एक फिल्म थी, परंतु उस फिल्म को कि एक प्रकार से जो रियल लाइफ में जो एक गणना हुई है वो हार्वर्ड में हुई है। तो 2021 से गैलीलियो प्रोजेक्ट चालू हुआ था जी। और वो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च टीम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज पे, अच्छा, एलियंस की खोज पे। और ये एलियंस की खोज पे? जी जी जी, ओके। और ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि उस टीम में इकलौता भारतीय आपके सामने बैठा है। वाह वाह। ये जो लॉन्ग फ्रीज यूनिवर्स के बारे में आपका एक शोध काफ़ी चर्चित हुआ और उस शोध के बारे में काफ़ी विश्व भर में चर्चाएं हुई, आप हमारे दर्शकों को उस शोध के बारे में बताइए और उससे समाज को क्या लाभ हो सकता है हमारे दर्शकों तक, उसके बारे में आप बताइए। जी सर, तो सबसे पहली बात ये सोचिए कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और उन दोनों दोस्तों ने बोला कि चलो हम लोग बाइक से एक ट्रिप निकालते हैं जी। तो दोनों लोग जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले गए, पर वो दोनों भूल गए कि बाइक में जो ईंधन है वो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में ख़त्म हो जाएगा जी। तो अब वो चलते गए एंड फिर क्या है, थोड़े समय बाद दोनों की गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब दोनों की गाड़ियाँ रुक गई और मान लीजिए कि उनका फ़ोन भी बैठ गया जी। तो अब वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसी प्रकार से शेरर जी जिनका मैंने जिक्र किया, तो शेरर जी और मैंने पिछले साल ये थियरी निकाली थी, हम लोगों ने मैथमेटिकली शो किया कि ऐसा हो सकता है कि जितनी आकाश गंगाएँ हैं जो कि हमारे संसार में है, जिसकी वजह से हमारा जो संसार है उसका फैलाव हो रहा है, क्योंकि सारी आकाश गंगा एक दूसरे से बहुत ही तीव्र गति से दूर जा रही हैं। तो शेरर जी और मैंने शो किया कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो शक्ति आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जा रही है, जैसे हम लोग डार्क एनर्जी बोलते हैं, तो वो डार्क एनर्जी एक ईंधन की तरह है। तो वो ईंधन भी अगर ऐसा खत्म हो जाएगा तो एक समय बाद सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाना बंद कर देंगी, परंतु वो एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनके बीच में जो लाइट है, लाइट भी उन लोगों के बीच में ट्रैवल नहीं कर पाएगी, वो इतनी दूर हो जाएंगी। एंड चूँकि और फिर ऐसा होगा कि सारी आकाश गंगाएं अकेली पड़ जाएंगी एंड अकेली आकाश गंगाएं सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इसलिए एक एक करके सारी आकाश गंगाओं का अंत हो जाएगा और उसी वजह से सारे संसार का अंत हो जाएगा। पर अब एक सवाल हो सकता है कि भाई ये वाली चीज़ से एक नॉर्मल व्यक्ति को भाई क्या फ़ायदा हो सकता है जी। तो इसका बस एक ही जवाब मैं दूंगा कि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज हम लोग टीवी के माध्यम से बात कर रहे हैं, टीवी सैटेलाइट के माध्यम से चल रही है जी। और सबसे खास बात यह है कि सैटेलाइट उस इक्वेशन की वजह से चल रही है जो उस क्लर्क ने, उस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने क्लर्क ऑफिस में बैठे बैठे स्पेशल रिलेटिविटी के ज़रिए से 1905 में निकाली थी। तो तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा नहीं था कि भाई इतने समय बाद ऐसा होगा कि लोग मेरी चीज़ का यूज़ करके इंटरनेट बनाएंगे, टीवी बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। तो थियोरेटिकल फिजिक्स जिस पे मैं काम करता हूँ, हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। अब उन इक्वेशंस का 100 साल बाद क्या यूज़ हो जाए, क्या टेक्नोलॉजी बन जाए, वो कोई भी नहीं बता सकता। ओम जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बजाय ब्रह्मांड के अंत की कल्पना की जाए? ऐसा क्यों महसूस करते हैं आप? जी सर, तो मैंने एक बहुत ही अच्छा एक कहावत पढ़ी थी, शायद तक मैंने आपके ही किसी शो में सुना हो कि हर अंत एक प्रारंभ होता है जी। तो उसी चीज़ की नींव पे मुझे ये लगता है कि अगर हमें ये जानना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम जानें कि हमारे
ब्रह्मांड के खत्म होने के, हमारे ब्रह्मांड के मरने के कितने तरीके हो सकते हैं जी। तो अगर हम लोग ये समझ पाएँ कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, तो हमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये भी मालूम पड़ सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का प्रारंभ कैसा हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी। जिस बिग बैंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, शायद तक हम लोग और अच्छे से जान पाएँ कि वो बिग बैंग कैसे हुआ था, और अंत होने के तरीके से शायद तक हम लोग ये भी समझ पाएँ कि अंत के बाद में अगर एक नया ब्रह्मांड बन सकता है तो उसकी कल्पना या फिर उसके बारे में जो साइंटिफिक बातें हम लोग कर सकते हैं वो भी हम लोग फिर एक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा कि भाई हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई ब्रह्मांड का खात्मा कैसा हो रहा है, परंतु ये हमें आने वाले ब्रह्मांड के सृजन के बारे में भी बता सकता है, और हमारा जो ब्रह्मांड है उसका सृजन कैसे हुआ था उसके बारे में भी हमें और अच्छे से बता सकता है। ब्रह्मांड के सृजन को लेकर आपके पास कोई ऐसे विचार या कोई ऐसे शोध हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। तो सबसे खास बात ये थी कि सर कि जब मैंने कॉस्मोलॉजी के ऊपर काम करना चालू करा था 2020 में, तो मेरे सबसे पहले पेपर इन्फ्लेशन नाम की थ्योरी के ऊपर थे जी। तो इन्फ्लेशन हमें ये बताता है कि जो सबसे ब्रह्मांड के जो सबसे पहले क्षण थे, मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड का मान लीजिए 30वां हिस्सा, तो बिग बैंग के बाद में जो सबसे पहला विस्फोट था जिससे हम लोग बोलते हैं कि भाई दुनिया की उत्पत्ति हुई, तो इन्फ्लेशन उस समय के बारे में बताता है कि वो विस्फोट कैसे हुआ और ब्रह्मांड जो है उस विस्फोट के बाद में किस प्रकार से फैला। तो मतलब ये विस्फोट के उपरांत ब्रह्मांड का सृजन हुआ? जी। तो इन्फ्लेशन इस चीज़ के बारे में बताता है। तो मेरे जो सबसे पहले पेपर्स थे इन्हीं चीज़ों के ऊपर थे कि इन्फ्लेशन की थ्योरी में क्या क्या हो सकता है, कुछ मैथमेटिकल चीज़ों पे था। परंतु उसके बाद में जब मैं एक ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में मैं ग्रो करता गया, तो फिर मैंने और भी शोध करे, मैंने और भी कार्य करा। तो आज मेरा ये कहना है कि हमारे पास में बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी उनका टेक्निकलिटीज़ तो भाई है बहुत सारी, परंतु इन्फ्लेशन के अलावा भी बहुत सारी थियरीज़ होती हैं जी। परंतु अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो फिर मुझे ये ज़रूर लगता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है अकेला नहीं हो सकता। हम लोग जो बोलते हैं कि भाई ब्रह्मांड का सृजन हुआ और ब्रह्मांड का भी अंत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली किस प्रकार से हुआ होगा वो तो सोचने की बात है, उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, परंतु एक नहीं अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं। एक चीज़ आप बताइए ओम जी कि जिस ब्रह्मांड को सारी दुनिया अभी जो कॉस्मोलॉजी के नाम से जानती है, हमारे देश के अतीत को यदि हम तलाशते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सृष्टि के वो प्रारंभिक देवता रहे हैं जहाँ से सृष्टि के सृजन की बात कही गई। तो ब्रह्मा से ही तो ब्रह्मांड बना होगा। तो आपका इस बारे में क्या अभिमत है? जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और ऐसे प्रश्न का जो जवाब है नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कोई अगर भौतिक शास्त्री है, कोई अगर ब्रह्मांड विज्ञानी है, भाई वो तो बोलेगा नहीं ये सब तो ढकोसला है, ऐसा। परंतु मैं इसके बिल्कुल विपरीत बोलूँगा। मैं हमारी जो सनातन सभ्यता है जी, हमारे जो सनातन ग्रंथ है, मुझे ये भी एक आशीर्वाद बोल लीजिए है कि मैंने अपने ग्रंथों को भी डिटेल में स्टडी किया है। बहुत अच्छा। और मैंने करीब 10 पुराणे पढ़ी हैं, मैंने श्रीमद् महाभारत पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, अद्भुत रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है। हमारे यहाँ पे तो लोग ये भी नहीं जानते हैं कि रामायण के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। बहुत बढ़िया। तो खास बात ये थी कि इतने सारे अध्ययन के बाद में मुझे ये दिखा कि हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उनमें ही बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। जैसे कि महाभारत के भीष्म पर्व में ये दिखाया गया कि उसमें बताया जाता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का सृजन हो रहा है, तो वो सिर्फ हमारे अभी के ब्रह्मा है, ये वाले कल्प के ब्रह्मा है। उसमें बताया गया कि डिफरेंट कल्पों में ब्रह्मा जी उनके डिफरेंट पार्ट से निकलते, कभी उनकी उंगली से निकलते, कभी उनके आँख के ये जो आईब्रो है वहाँ से निकलते हैं। तो ये अब सोचने की, अब कोई बोलेगा कि अरे पर यहाँ पे कॉस्मोलॉजी कैसे है? कॉस्मोलॉजी यहाँ पे इस प्रकार से है कि कॉस्मोलॉजी बोलती है कि अगर मान लीजिए एक साइक्लिक यूनिवर्स है, कि मतलब यूनिवर्स का भी खात्मा हुआ, फिर उसका वापस से सृजन हो रहा है, फिर वापस से खात्मा हो रहा है, एक थियरी ऐसी बोलती है कॉस्मोलॉजी। लोग ऐसा मानते हैं कि
विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इस बारे में आपका क्या मानना है? मैं तो बिल्कुल बोलूँगा है। और सर मैं तो ये बिल्कुल डंके की चोट से बोल सकता हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जो प्रथम गुरु हैं और मेरे पेपर्स के जो फर्स्ट ऑथर हैं, मतलब अगर मैंने कोई पेपर अकेले भी लिखा हो तो उसके भी जो फर्स्ट ऑथर हैं वो श्री विष्णु भगवान हैं। क्योंकि 2015 में मुझे एक बहुत ही बाय चांस ऐसा हुआ था कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता मिली और मैंने उसका एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब 3 बार अध्ययन किया जी। और उसके बाद से मैं समझ गया कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ गुरु हो सकते हैं। और मैंने उसी के बाद से ये मान लिया था कि वही मेरे गुरु हैं। एंड 2015 के बाद से ही मेरा कॉस्मोलॉजी में भी, क्वांटम फिजिक्स में भी और जितने भी मेरे अध्ययन रहे फिजिक्स और मैथ्स में, मेरा उसमें एक उत्तीर्ण होने की श्रृंखला चालू हो गई। तो मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, चाहे आज हो रहा है चाहे आगे जाके जो भी होगा, वो सब सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से हो रहा है। वाह। एक चीज और ओम जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि भारत में नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? जी सर, तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ बाप हमेशा ये चाहता है कि उनका बच्चा कोई ऐसी फील्ड में जाए जिसमें उसका करियर अच्छे से बन पाए, जिसमें उसे अच्छे से पैसा मिल पाए और वो एक सेटल्ड लाइफ जी पाए। तो अब हमारे देश में ये हुआ है कि पिछले 30-40 सालों में सिर्फ 1-2-3 ऐसे प्रोफेशन है, जैसे आप जानते हैं कि भाई एज अ लॉयर हुआ, इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, CA CS हुआ। तो इसमें लोगों को दिख गया है कि यहाँ पे कोई स्कोप है, जैसे हम लोग बोलते हैं। परंतु खास बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में हमारा देश भी बहुत ग्रो कर चुका है जी। पिछले 10 सालों में तो बहुत ज़्यादा ही भाई ग्रो किया है। और इसीलिए हमें ये वाली बात भी रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। जी जी। तो मैं इसमें ज़रूर एक ख़ास बात बोलूँगा कि 2020 में जब मेरे पेपर्स लिखना चालू करे थे तो उस समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि आपदा को अवसर में परिवर्तित, कोविड के दरमियान, कोरोना के समय। जी 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 जी। तो उस समय मैंने ये रियलाइज़ किया था कि एक्चुअल में हमारे देश में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये नहीं मालूम है कि जैसे साइंस है, रिसर्च है, तो अगर कोई व्यक्ति उसमें अपना करियर बना रहा है तो एक्चुअली वो करियर भी बहुत आपको पैसे भी दे सकता है, फुलफिलिंग भी रह सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर कोई इस करियर में बहुत डीपली चला जाए तो वो अमृत की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि देखिए अगर आप रिसर्च की फील्ड में जा रहे हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अच्छा, शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों तक अपने विचार से ये अभिव्यक्त कीजिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप उस फील्ड में जितना भी एक धुन्नी की तरह आप पढ़ते रहिए। मान लीजिए आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको भौतिक शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जिस साइकोलॉजी या आपको जिस सब फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस फील्ड के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट है तो आप न्यूरो सर्जरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए। और फिर जब आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक लगे कि आपने अच्छा सा एक टेक्निकल नॉलेज लिया है, तो आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि आप उसमें जो शोध पत्र होते हैं, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, उन्हें खुद पढ़ना चालू कीजिए। पहले ऐसा लगेगा कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु एक समय के बाद अगर आप उसमें लगे रहेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। और फिर उसी दिन से आप अपने खुद के विचार बना पाएंगे, अपने खुद के आइडियाज़ बना पाएंगे और फिर कुछ समय बाद आपके भी बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी इन उपलब्धियों पर शासन या जो अनुसंधान से संबंधित संस्थाएं हैं उनसे कोई अनुदान या कोई प्रोत्साहन आपको प्राप्त हो रहा है क्या? सर, अभी तक तो नहीं हुआ है और मैं चाहूँगा कि अगेन जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं तो मानता हूँ कि मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ है वो एक भगवत कृपा से हुआ है। तो उस वजह से हार्वर्ड है, वैंडरबिल्ट है और मैं इससे पहले 2019 में लंदन इंटरनेशनल यूथ साइंस फोरम में भी गया हूँ। वहाँ पे मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था जब मैं सिर्फ 18 साल का था। तो तब मैं कैम्ब्रिज गया था, ऑक्सफोर्ड गया था। तो मुझे दुनिया भर से बहुत सारा मेंटरशिप मिली है,
गाइडेंस मिली है जी। और अब इस प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। पर भारत देश में जैसे वही जो इशू है कि भाई अवेयरनेस नहीं है भाई रिसर्च के रिगार्डिंग, तो मुझे अभी तक तो कोई उतना सपोर्ट नहीं मिला है। पर मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जितने शोधार्थी हैं शायद तक उन्हें वो वाले संघर्ष नहीं करने पड़े जो मुझे करने पड़े। और अगर आगे जाके कोई मुझसे इस चीज़ के रिगार्डिंग शासन में या फिर जैसे आपने बोला अनुसंधान केंद्रों में से कोई चाहे कि भाई इसके रिगार्डिंग में अपना कुछ मतलब थॉट्स शेयर कर पाऊँ, तो वो तो फिर मैं उनसे डिटेल में भी शेयर करना चाहूँगा। पर मैं बस ये चाहूँगा कि आने वाले समय में जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो इन फील्ड्स में लगे हुए हैं, तो शायद तक उन्हें वैसे संघर्ष ना करने पड़े जैसे मुझे करने पड़े। जी जी। अच्छा, आपके बारे में एक बड़ी खास बात है कि आपने स्नातक तक की उपाधि तो ली, जो मुझे जानकारी मिली है, स्नातकोत्तर की उपाधि नहीं ली, जबकि आपका तो विकिपीडिया में भी जिक्र है। और बगैर स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किए भी आप पीएचडी करने के लिए इस देश से दूसरे देश में स्कॉलरशिप लेकर जा रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ है? जी सर, तो ये बहुत ही ख़ास बात है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी आज अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मुझे जो भी आज स्कॉलरशिप मिली है, फेलोशिप मिली है, वो अपने रिसर्च वर्क के बेसिस पे मिली है। जी। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक 38 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। मैंने एक किताब भी लिखी है और वो मेरी पहली किताब है, और वो उसी बुक सीरीज़ में है जिसमें पिछले ऑथर्स में से एक स्टीफन हॉकिंग भी रह चुके हैं। वाह वाह। मैंने 20 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स दी हैं। मैं रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक सोसाइटी है, जो कि सबसे पहले वहाँ के जो क्वीन थी उनने 17वीं सदी में बनाई थी, तो सर आइजैक न्यूटन और जो भी महान भौतिक शास्त्री हैं वो उसके फेलोज रह चुके हैं। तो मैं हमारे मध्य प्रदेश का ही नहीं, जब मैं वहाँ पे इलेक्ट हुआ था एज अ फेलो 2022 में, तो मैं उस समय दुनिया का सबसे यंगेस्ट फेलो था। वेरी गुड। और इसी के साथ साथ जितने भी मेरे ऐसे अचीवमेंट्स हैं, तो मेरा जो आज जो सीवी भगवान की कृपा से है, तो उसी के बेसिस पे मुझे ये मिला है कि उन्होंने बोला कि आपके पास में तो 38 पेपर हैं। एक नॉर्मली जो अच्छी पीएचडीज होती हैं, अगर मान लीजिए बहुत हाई लेवल की पीएचडी भी, तो उसमें भी 7-8 पेपर निकलते हैं। मेरे पास में जब 38 पेपर है, तो फिर इसीलिए उन्होंने मुझे ये वेवर दिया कि भाई आप तो डायरेक्टली आप सिर्फ पीएचडी पे ध्यान दीजिए, आपको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उम्र में तो आप बहुत कम है, मात्र 24 वर्ष की उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि जब आप विश्व के अनेक वैज्ञानिकों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ लेखन करते हैं, शोध करते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आपसे उम्र दराज होंगे। तो आपकी उम्र और उनके उम्र के स्तर के बीच तालमेल बैठाकर आप किस तरह से वैज्ञानिक शोधों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं? जी सर, तो जब मैंने ऐसा बाहर के बड़े बड़े फिजिसिस्ट्स और भौतिक शास्त्रियों के साथ में मैंने कोलैबोरेशंस करना चालू करा था, तो मुझे एक चीज़ का डर ये भी लगता था कि भाई वो तो इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, कुछ लोग तो नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। जी। तो मुझे लगता था कि ऐसे लोगों से मैं बात कैसे करूँगा। परंतु सर, मैं ये बात मैं समझ चुका हूँ इतने समय में कि जो व्यक्ति जितना महान होता है, जो व्यक्ति जितना हाई लेवल पे जाता है, उतना ही वो डाउन टू अर्थ होता है। वेरी गुड। ये वाली बात मैंने नोटिस करी। तो मैं तो मेरे जितने भी सीनियर कोलैबोरेटर्स हैं, मैं उन सबको इस बात का श्रेय देना चाहूँगा कि जब भी मैं उनके साथ में कार्य करता हूँ, तो वो मुझे इस प्रकार से ट्रीट नहीं करते कि तुम 24 साल के हो और हम 74 साल के हैं। कुछ लोगों ने तो मतलब कि मेरे माता पिता की उम्र से कुछ लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा है कि जब मेरे माता पिता में से एक पैदा भी नहीं हुए थे, तब से वो लोग फिजिक्स कर रहे हैं। वाह। और वही व्यक्ति के साथ में मैंने किताब लिखी है। तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा लगने नहीं दिया कि तुम हमसे उम्र में इतने छोटे हो या फिर ओहदे में इतने छोटे हो। तो वो लोग मुझे इतना ऐसा फील कराते हैं कि तुम हमारे कलीग हो, तुम हमारे एक सेम लेवल पे हैं। हम दोनों लोग साथ में शोध कर रहे हैं, और हम दोनों लोगों के जो विचार है, जो कार्य है, वो दोनों ही का ही इम्पोर्टेंस हमारे कार्य में दिखना चाहिए। तो मैं तो ये मानूंगा कि जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े भौतिक शास्त्री हैं, जैसे लोएब सर हैं, शेरर सर है, क्लोपो सर है, जिन सब का मैंने नाम लिया, उन सभी ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि हमेशा हम्बल रहना चाहिए। वेरी गुड। अब एक अंतिम प्रश्न आपसे हम ये करना चाहेंगे ओम जी, कि आप आगे जाकर भारत के लिए क्या करना चाहेंगे?
जी सर, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं अपना ये पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार से अपने देश में वापस आऊँ और मैं अपने देश में वापस आके एक प्रोफेसर बनूँ या फिर एक रिसर्चर बनूँ कोई से अच्छे संस्थान में, और वहाँ पे जाके जैसे कि मैंने अपने स्नातक के समय में, मैंने अपने हाई स्कूल के समय में मैंने रिसर्च करी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दूँ, जो भी बच्चे मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, कि मैं उन्हें एक ऐसा सेफ़ एनवायरनमेंट दूँ जिसमें वो लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएचडी के लेवल पे वो लोग रिसर्च कर पाएँ। जब से उन लोगों में एक उत्सुकता है, जब से उन लोगों में एक ड्राइव, एक मोटिवेशन आए ये सब कार्य करने का, तो तब से वो लोग इसे करना चालू कर दे। मैं ये करना चाहूँगा। और अगर भगवान की एक अनुकंपा रही तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भारत को मैं अपने मेंटरशिप में ही बच्चे ऐसे तैयार करूँ जो कि भारत के लिए 1 नहीं 2 नहीं 5-6 नोबेल प्राइजेस ला के दे। तो दर्शकों, विज्ञान के चमत्कार के बारे में तो हमने बचपन से ही सुना है और विज्ञान के अनेक चमत्कारों से हम रूबरू भी हुए हैं। और वर्तमान में जब भारत चांद तक पहुंचा और भारत के अनेक वैज्ञानिक विभिन्न स्तर पर अपने कार्य को अंजाम देते हुए भारत की तरक्की के सारथी बने हैं, उसी तरह से इंदौर के एक युवा वैज्ञानिक इन दिनों अपने शोध के माध्यम से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जा रहे हैं। और हम खुशनसीब हैं कि समय नाउ के हमारे इस कार्यक्रम, हमारे मेहमान में आज वो हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं ओम त्रिवेदी जी, आपका समय नाउ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।